कैसे हैं आप लोग। आज का लाइव सेशन जो शाम को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ 40 क्वेश्चन, लेकिन मैं लगभग आपको 50-55 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ये सिर्फ 40 क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले प्रश्न है, और अदर जो रिलेटेड प्रश्न होंगे, प्रश्नों से रिलेटेड प्रश्न, वो मैं कराते जाता हूँ। तो आप चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर भी कीजिए, और वो लाइक भी कीजिए। अगर वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी कीजिए, जितना भी वीडियो देखते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो आपको किरण पैरामेडिकल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उस पर आपको PDF सारे अवेलेबल होते हैं। सारे PDF वो वहाँ पे बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। तो मैं अभी बताते चलूँगा, जैसे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बताते चलूँगा कि पहला प्रश्न आपको हिंदी में कैसे हो, क्या है, और इंग्लिश में क्या है। मैं हिंदी में लिखा हूँ, लेकिन इंग्लिश में भी उसको कन्वर्ट करते चलूँगा आज। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ, और ज़रूर आनंद उठाइएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न में ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस का जितने भी बायोलॉजी का प्रश्न है वो मैं 4 से 5 दिनों में ख़त्म कर दूँ, और आपका जो है प्रोग्रेस रेट जो है आगे ज़्यादा बढ़ जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि कौन सा इसमें जो प्रैक्टिस सेट मैं कराया था, पिछले बार में जो प्रैक्टिस सेट करवाया था वो 5वां नंबर था। 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ, और फिर अब क्या है, 6ठा नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो 6ठा नंबर प्रैक्टिस सेट में आपको क्या है, आपको दिख रहा होगा आपको कि देखिएगा, ये जो है आपको पहला प्रश्न है क्या, देखिएगा। पहला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता। विच विटामिन्स इज नॉट फाउंड इन एनी वेजिटेबल्स। मतलब कौन से विटामिन जो हैं आपको कोई भी सब्जी में नहीं मिलता, तो आपको पता होना चाहिए। और आपको विटामिन डी जो है आपको कोई भी सब्जी में प्राप्त नहीं होता। विटामिन डी लिख लीजिएगा, विटामिन डी का प्रेजेंटेशन कोई भी वेजिटेबल्स में नहीं होते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन कि मछलियों के यकृत के तेल में, यकृत का तेल होता है जो कहते हैं मछलियाँ का तेल आप पी लीजिए, वो डॉक्टर प्रेफर भी करते हैं बच्चों को पिलाने के लिए। और पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, मछलियाँ का जो तेल होता था फ्री ऑफ कॉस्ट आंगनबाड़ी के थ्रू बांटा करते थे, लेकिन अब उसका प्रचुर मात्रा में वो अवेलेबल नहीं है। तो सरकार ने मिनरल्स और विटामिन, मल्टीविटामिन्स का जो भी सिरप टाइप का एक सिस्टमेटिक निकाल दिया है कि वो बांट सके। तो आपको ये जो ट्रेनिंग के दौरान, अगर GNM होते हैं या ANM होते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा ये सब सारी चीज़ें। तो मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन क्या, कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपको इसका इंग्लिश कन्वर्ट कर देते हैं। विच विटामिन इज फाउंड इन द एविडेंस इन द लीवर ऑयल ऑफ फिशेस। मतलब कि जो यकृत होते हैं उसको विटामिन की प्रचुर मात्रा में क्या, यकृत के तेल जो होते हैं उसको प्रचुर मात्रा में क्या, कितना पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो आपको प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। तो विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, विटामिन डी आपको यहाँ होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। कौन से ऐसे विटामिन हैं जिसको प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड एट रिप्रोडक्टिव विटामिन। कौन से विटामिन को आपको प्रजनन विटामिन कहा जाता है, तो आपको कहा जाता है विटामिन ई को कहा जाता है, विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको सामने ये है, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं। जो कपास का बीज होता है वो किस विटामिन से मतलब भरा हुआ होता है। द कॉटन सीड्स आर रिच इन द विच विटामिन्स। कॉटन के जो सीड्स होते हैं, बीज जो होते हैं, तो उसमें क्या भरा हुआ रहता है, कौन से विटामिन होते हैं, तो उसमें विटामिन ई होती है, विटामिन ई होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो विटामिन ई होती है। चलिए, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अंकुरित जो गेहूं होता है उसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो विच विटामिन इज फाउंड इन द स्पोर्टेड व्हीट। मतलब जो अंकुरित बीज जो होता है, अंकुरन, जिसमें ऐसे अगर चना का, अगर सुबह सुबह लोग क्या खाते हैं, लगा ज़्यादा विटामिन पाने के लिए क्या खाते हैं, तो अगर विटामिन डी का सेवन करना चाहते हैं तो वो आपको चना को अंकुरा करके उसके खाते हैं, फिर उसके बाद और ई का सेवन भी होता है उसी से। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब नहीं चीज़ें करना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, तो आपको सवेरे सवेरे क्या करना होगा, धूप में निकलना होगा। धूप में निकल नहा करके, इन्हें कैसे ही बैठल रहे, तो नहा करके धूप में निकलना होगा। तो विटामिन डी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके
शरीर में इंजेक्ट हो जाएगा, जो सूर्य के प्रकाश से हमको मिलता है। मैं कल इसके बारे में भी बताया था। तो अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अंकुरित गेहूं में विटामिन ई पाए जाते हैं, विटामिन ई पाए जाते हैं। चलिए लिख लीजिएगा, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है? कौन से ऐसे विटामिन है जिससे नपुंसकता आती है? विच विटामिन इज फाउंडेड डिफिशियंसी ऑफ द विच विटामिन इज कॉजेज द इम्पोर्टेंट्स, है ना। नपुंसकता जो आती है वो किस विटामिन के कारण आती है? तो आपको बताना होगा। नपुंसकता जो आती है आपको अगर बात किया जाए नपुंसकता, तो विटामिन ई का प्रेजेंटेशन अगर किसी के शरीर में ज़्यादा हो जाता है, विटामिन ई का प्रेजेंटेशन, तो और कमी हो जाता है, दोनों कारण से आपको ये झेलना पड़ सकता है। तो क्या करना होगा कि आपको कंट्रोल में रखना है। कोई भी चीज़ें जो है आपको नॉर्मल रखनी होगी, चाहे वो आप शुगर खाते हो या किसी भी चीज़ खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, उसमें आपको या विटामिन सी ले रहे हो, तो एक नॉर्मल वे में होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा संचित हो जाता है शरीर में, ज़्यादा मतलब कि एक जगह जमा हो जाता है, तो क्या करता है वो अपना जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो करना शुरू कर देता है उसके पास। चलिए अगला है 7वां नंबर प्रश्न में, मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होनी चाहिए? मनुष्य के लिए जो कैल्शियम जो होते हैं वो कितनी दैनिक स्थिति में होनी चाहिए? तो मनुष्य के लिए अगर बात किया जाए तो डिफिशिएंसी व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर ह्यूमंस? व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कैल्शियम का ह्यूमन के लिए? तो 1.2 ग्राम्स होनी चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? 1.2 ग्राम्स डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मतलब कि ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है क्या? चलिए इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है लेकिन आसान है। किस तत्व की कमी के कारण पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग हो जाता है? कौन से पेशी तंत्र के एवं तंत्रिका तंत्र के कारण जो संबंधी रोग हो जाता है, तंत्र संबंधी रोग हो जाता है, तंत्रिका संबंधी रोग हो जाता है? तो डिफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट्स कॉजेज द डिजीज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम एंड मसल्स? तो कौन से मतलब कि किस चीज़ की कमी के कारण हो जाता है पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग जो भी होते हैं? जो नर्वस सिस्टम से हो जाता है या मसल्स से हो जाता है, तो इसमें होता है पेशी तंत्र, उसको कहा जाता है, मसल्स को कहते हैं, और नर्वस सिस्टम कहते हैं तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, तो इसमें क्या कौन से विटामिन क्या चीज़ के कारण होता है, कौन सी डिफिशिएंसी होती है, क्या होती है? तो इसमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की। तो कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो आपको पेशी तंत्र में कैल्शियम, है ना, कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपको पेशी तंत्र में और तंत्रिका तंत्र में बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी। तो आपको नॉर्मल वे में किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से रहना है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सभी अगला प्रश्न सभी को शेयर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नहीं समझ में आए तो। किस पोषक तत्व की कमी के कारण माइक्रोसिटिक्स एनीमिया नामक रोग होता है? कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिसमें माइक्रोसिटिक्स एनीमिया रोग होता है? कौन से ऐसे पोषक तत्व आपको बताइएगा, नाम बताइएगा। डिफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स कॉजेज द माइक्रोस्टेटिक्स एनीमिया साल्ट डिजीज? कौन से ऐसे जो हैं आपको ये नामक रोग होता है? नामक मतलब यहाँ पे साल्ट नहीं होगा, ये डिजीज होगा। जस्ट लाइक उसी तरह का डिजीज होता है जो इसको बोला जाता है माइक्रोसिटिक्स एनीमिया डिजीज। तो इसमें किसके कमी से होता है? कौन सी पोषक तत्व के कमी कारण होता है? तो फॉलिक एसिड के कमी के कारण होता है। फॉलिक एसिड नाम लिख लीजिएगा, फॉलिक एसिड, है ना, फॉलिक एसिड के कारण होता है। लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं फॉलिक एसिड, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखाएगा, लिख सकते हैं फॉलिक एसिड। इंग्लिश किसको कन्वर्ट कर लेंगे बस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न आपको दांतों में के निर्माण हेतु किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? दांतों का जब निर्माण होता है किस पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो विच न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीथ? टीथ का जब फॉर्मेशन होता है न्यूट्रिएंट्स, कौन सी न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपको बताना है। तो दांतों के सबसे ज़्यादा आवश्यकता होने के कारण मतलब कि बनने में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो आपको बहुत पता हुई होगा कि सबसे हमारा दांत क्यों मजबूत है? तो कैल्शियम के कारण मजबूत है। तो कैल्शियम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, कैल्शियम, है ना। मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है।
तो इसको मिटाने का मेन रीज़न ये है कि मैं सीधे मिटा देता हूँ उसको। चलिए, तो मैं बोला क्या, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, कैल्शियम, है ना, लिख लीजिए सब कोई, कैल्शियम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसे हम Ca से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं आपको बताते जा रहा हूँ। किन्हें कैल्शियम की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिससे सबसे अधिक आवश्यकता होती है कैल्शियम की। हु नीड्स कैल्शियम द मोस्ट, आपको इस तरह से ऑप्शन दिए हुए होंगे कि सबसे ज़्यादा किसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आपको ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन मिलने चाहिए थे, लेकिन एक सबसे ज़्यादा अगर कैल्शियम की ज़रूरत है तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है, और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को। बच्चों को क्यों ज़रूरी है, तो बच्चों में अगर बच्चा इन्फेंट बेबी जो होता है, जन्म लेता है बच्चा, तो उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, अगर बोलता है तो उसके अंदर जो हड्डियाँ होती है 300 लगभग हड्डियाँ होती है, 300 हड्डियाँ, और 300 हड्डियों को एक आपस में जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें जो होती है उसको मतलब कि ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि हम लोग खाते हैं, ये क्या बोलते हैं, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा वगैरह खाते हैं, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है आपको उसमें पाया गया है। तो जस्ट लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो बच्चों को क्या है कि, और गर्भवती महिलाओं को ये सब सारा ज़रूरी है। गर्भवती महिलाओं को क्यों ज़रूरी है, तो गर्भवती महिलाओं को जब इन्फेंट जो बेबी अंदर मतलब कि बेबी जो रहता है उसको ग्रोथ करने के लिए, उसमें जो बोन्स बनते हैं उसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा, और जो अंदर भ्रूण होते हैं उसको वृद्धि करने के लिए क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की सबसे ज़्यादा आवश्यकताएँ होती है। तो ज़्यादातर आप लोग को ये अगर ऑप्शन में रहेगा तो बताना है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ये कैल्शियम से ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। चलिए, अब चलिए अगला प्रश्न है, जैसे मैं बात करता हूँ, किस खाद्य पदार्थ में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कैल्शियम सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इन विच फूड्स ग्रेन्स कैल्शियम इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी कौन से ऐसे फूड में ग्रेन में पाया जाता है, कौन से फूड में पाया जाता है, तो आपको कैल्शियम की प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा अधिक होती है उसमें, तो प्रेजेंट होता है क्या, कौन से ऐसे फूड में, तो बताना होगा। तो आपको मकई के पौधे में या मकई के जो बीज होते हैं उसमें कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो आपको लिख सकते हैं मकई में। आपको ऑप्शन यही होगा, मकई में क्या पाया जाता है, कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ, मैंने खाने योग्य जो पदार्थ है उसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। अगर पूछे इसमें इसी ऑप्शन में दे दिया जाता कि दांत में, तो दांत में हो सकता था, तीर्थ में नहीं, दांत तीर्थ में कैल्शियम हमको खा सकते थे, उसको नहीं, खाने में उपयोग किया जाता है दांतों को। इस तरह से मैं एक सवाल आप लोग से पूछना चाहता हूँ, जैसे क्लास के बीच में मैं पूछ रहा हूँ, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। हम पौधे के किस भाग को खाते हैं, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। ऐसे मान लिया जाए बैगन के हम किस भाग को खाते हैं, मान लिया जाए सब्जी, फल, है ना, और उसके फूल को, तना को, किस चीज़ को खाते हैं, इसमें ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आंसर क्या होगा आपको मैं उससे आपको क्लियरिफिकेशन दूंगा, ठीक है। डिप्रेशन किस खनिज पदार्थ की कमी के कारण भी होता है, कौन से डिप्रेशन जो होता है कौन से खनिज पदार्थ की कमी के कारण होता है ना, तो आपको बताना होगा। तो डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन इज आल्सो कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल्स, कौन से मिनरल्स के वजह से डिप्रेशन होता है, तो आपको ये बताना होगा। डिप्रेशन को सबसे ज़्यादा अगर होता है तो सोडियम की कमी के कारण होता है। आपको अगर पास सोडियम नहीं है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। अगर सोडियम ज़्यादा मात्रा में, सोडियम क्लोराइड अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर एक दूसरे से रिलेटेड, मैं बोला था कि अगर प्रश्न मैं आगे से आगे मैं कराते रहूँगा, तो ये जो है अच्छे प्रश्न होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और आगे मतलब कि 45 प्रश्न देने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60 या 70 मतलब कि इतना प्रश्न मैं करा दूं कि जो आपको एक क्लास में बहुत ही प्रश्न हो जाएं और समझ जाएं आप लोग, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, जिसका मतलब ये है कि एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे
यहाँ पे मैं बता रहा था 40 नंबर क्वेश्चन में है किस खनिज पदार्थ की कमी से मानसिक असंतुलन और लकवा होते हैं। कौन से ऐसे खनिज के पदार्थ जो होता है जिसमें मानसिक असंतुलन हो जाता है और क्या हो जाता है, आपको पैरालिसिस हो सकते हैं। तो आपको एक इसमें है डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल्स कॉजेज मेंटल इम्बैलेंस एंड पैरालिसिस, है ना, इसमें बताना होगा। लकवा केरा मार देता है, कौन से ऐसे बीटा कारण लकवा मार देता है, जैसे बॉडी का क्या हो जाना एग्जैक्ट, मतलब कि एग्जैक्ट उसमें शून्य हो जाना, किसी भी तरह का जीरो एक्टिविटीज़, है ना, किसी भी ब्लड क्लॉटिंग वगैरह अगर हो रहा है तो वो ज़्यादा हो गया वहाँ पे। ब्लड का फ्लोनेशन हो सकता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र के जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या काम करना अपन बंद कर देते हैं। अपन में बतिया लेते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है तो उसमें बोलता है कि अगर देखो, एक मैं बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ पे किसी भी कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही है तो वहाँ लोग जाने से मना कर देते हैं। लेकिन एक कोई जाना भी चाहता है तो लोग क्या, एक बच्चे का अगर गया होगा वहाँ, लेकिन वहाँ जाने से मना कर देता है, क्यों कि वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है तो तुम क्यों जाओगे। तो इस तरह से वो मतलब कि बता करके उस जब नए सेल्स जो होते हैं, नए सेल्स जो बनते हैं, वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे एक लिम्फोसाइट्स पाया जाता है बॉडी में, वो याद दिलाता है सभी सेल्स को कि वो सेल्स है वहाँ पे, मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। तो आप वहाँ पे जा करके क्या कीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसे ही फिर कुछ दिनों के बाद मर जाइएगा, फिर आपका डिप्रेशन, मतलब कि फिर एक नया सेल का निर्माण होगा। तो इस तरह से बहकावा में लोगों को रखा जाता है, जैसे अंदर भी होता है सेल के अंदर। तो जीरो एक्टिविटीज़ अगर किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में होती है तो आपको वहाँ पे अगर जीरो लेवल का एक्टिविटीज़ हो जाए, जैसे आपको पैरालिसिस हो सकता है, मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ये है किस खनिज पदार्थ के कारण मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है और लकवा मार सकता है। तो लकवा मारने का सबसे ज़्यादा अधिकतम कारण क्या है, तो लकवा मारने का अधिकतम कारण जो है आपको मैं बताता हूँ, एक सेकंड। लकवा मारने का सबसे अधिकतम कारण जो है पोटेशियम के कारण होता है। पोटेशियम का नाम सुने होंगे, पोटेशियम से एक ऐसी चीज़ है कि इसकी कमी के कारण मानसिक असंतुलन हो सकता है और लकवा हो सकते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम लेंगे तो आपके शरीर के जो मानसिक असंतुलन है वो अच्छा रहेगा। ज़्यादा मात्रा में नहीं, नॉर्मल वे में, जो मैक्सिमम नहीं मिनिमम ही लेना चाहिए किसी भी चीज़ को। अगर मैक्सिमम से ज़्यादा अगर लेना चाहें तो आपकी बॉडी को मतलब कि पैरालाइज ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। कौन सी किसकी कमी के कारण जो होता है मनुष्य की हड्डियाँ जो होती है वृद्धावस्था में कमज़ोर हो जाती है, आपको बताना होगा। तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच द बोन्स ऑफ मेन बिकम वीक इन ओल्ड एज, मतलब कि ओल्ड एज में कौन से डिफिशियंसी के कारण बोन्स की जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है। तो आपको बताना होगा कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, आपको ये मनुष्य की जो हड्डियां होती है वृद्धावस्था में कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम का बनना कम हो जाता है, चाहे वो मिनरल्स के थ्रू ले रहे हैं, अगर अपना बॉडी मेंटेन कर किए हुए हैं जैसे एक्सरसाइज वगैरह करके, तो बॉडी मेंटेन किए हुए हैं तो आपको जो क्या होगा, कैल्शियम की जो भरपूर मात्रा में आपको चाहिए तो वो क्या होता है बनाना शुरू करता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स आप खाते हैं या कोई भोजन खाते हैं तो उससे जो कैल्शियम वगैरह वो क्या होता है अब्जॉर्ब करता है, तो उसको अंदर लेने का काम करता है। जैसे ये बातें हो गई। अगर मैं एक अलग वे में कहूँ कि जिससे अगर कैल्शियम प्राप्त किया जा सकता है, तो आप एक होता ना कि धूम्रपान किया वो, तो ज़्यादातर मैं खान सर कहा करते हैं कि खैनी खाने से क्या होता है कि उससे कैल्शियम भी मिलती है, आपको माउथ कैंसर भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें जो लोग खैनी खाते हैं उसका पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है और उसका जो हड्डियाँ क्या होती है मजबूत हो जाती है। तो हड्डियाँ का मजबूत करने के लिए माउथ कैंसर तो लेंगे नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा गलत रास्ता हो गया। तो अलग सी बात है कि अगर कैल्शियम लेने के लिए आपको सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ेगा जो वो आपको उससे प्रेजेंट होते हैं उसमें। मैं पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम का मैंने आपकी बात किया था। पोटेशियम का जो स्रोत है आलू से मिल सकता है, केला से मिल सकता है, खजूर से मिल सकता है। ये पोटेशियम का मुख्य स्रोत है जिससे आपको ये मिल सकता है। जैसे कि अलग अलग चीज़ें जो होती हैं जिससे ज़्यादा मात्रा में प्रमुख स्रोत होते हैं, मेन सोर्स होता है उसका, ठीक है। तो किसकी कमी से कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, हड्डियाँ वृद्धावस्था में कमज़ोर हो जाती है। चलिए आगे है 16 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपस्थित तथा
यहाँ पे दिया हुआ है उपास्थि, उपास्थि लिख लीजिएगा, उपास्थि यहाँ पे हुआ है। उपास्थि हड तथा हड्डियों में निर्माण और संपोषण में आवश्यक कौन सा तत्व है? जो उपास्थिक जो तंत्र होते हैं उसमें व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बोन्स। कौन से ऐसे बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए कौन से चीज़ें की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो आपको मेंटेनेंस करने के लिए आपको तो मैं बात बता देगा, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। सारी चीज़ें जो होती है कैल्शियम की आवश्यकताएं से हड्डियाँ में एक्टिविटीज़ होते हैं। अगर मैं फीमर की बात करूँ मैं इसके बारे में, अगर ब्लड का फॉर्मेशन जब होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? फीमर के बोन मैरोज में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है, इस तरह के वीडियो में बना चुका हूँ, मैं बार बार सभी लोगों को कहता हूँ, उसमें देख लीजिएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? जो अगर हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए आपको कौन सी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो व्हिच न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए कौन से आपको एसेंशियल चीज़ें, मतलब कि कौन से पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो आपको बताना होगा। तो हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए आप क्या खाएं? आलू खाएं, केला खाएं, खजूर खाएं। इससे पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम से क्या होता है? हार्ट रेट हमारा, मतलब कि हृदय की धड़कन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपको लिख दीजिएगा पोटेशियम, है ना। पोटेशियम से क्या होता है? हार्ट के धड़कन को कंट्रोल में किया जा सकता है। जो लोग खजूर खाते हैं, हार्ट मतलब कि मजबूत होगा उसका धड़कन जो है, हार्ट बीट। एक तरह से और कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो पेस मेकर से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बॉडी के अंदर फिट किया जाता है, उससे क्या हो जाता है? पेस मेकर से उसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन वो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो होते हैं हार्ट पेशेंट के लिए, जो ज़्यादातर उनकी जो हार्ट बीट जो होती है ज़्यादा तेज़ चलती है, ब्लड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा तेज़ से हो रहा है, तो इस तरह के लोगों को पेसमेकर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, जिसमें बहुत ही अच्छे हैं। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच कौन सा पोषक तत्व पाए जाते हैं? हमारे जो होते हैं क्या, अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच कौन से पोषक तत्व का संतुलन बनाए रखते हैं? जो अम्लीयता होता है, एसिडिटी होती है, और एल्कलिनिटी जो होती है, उसमें कौन सा आता है? मैं क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। विच न्यूट्रिएंट्स मेंटेनेंस द बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड और एल्कलिनिटी इन आवर बॉडी, है ना। तो अम्लीयता और क्षारीयता जो होती है आपको किस तरह के पोषक तत्व को संतुलन बनाए रखता है? तो आपको बताना होगा। तो ये फास्फोरस की जो अम्लीयता होती है या क्षारीयता जो होती है, फास्फोरस की संतुलन बनाए रखती है। फास्फोरस लिख लीजिएगा, फास्फोरस की संतुलनता बताई रखती है। बहुत सारे ऐसे बुक है जिसमें मैं प्रिफेयर करता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन बुक से मैं ज़्यादातर नहीं खाता हूँ। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये वो वहाँ पे मिलेगा। क्योंकि ये जो है सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि सारी चीज़ें आपको एक ना एक माध्यम से, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो इसका अलग रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। तो हड्डियों में विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व की सबसे आवश्यकता होती है? हड्डियों में जो विकास होता है किस पे पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा होती है? विच न्यूट्रिएंट्स इज वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो होता है कौन सी, मतलब कि कौन सी न्यूट्रिएंट्स के कारण डेवलपमेंट हो सकता है बोन का? तो आपको बताना होगा। तो हमारे शरीर में अगर हड्डियों को विकास करना है तो सबसे ज़्यादा आपको क्या है? फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। फास्फोरस लिख लीजिएगा, है ना। फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला है प्रश्न, जिसमें 20वां नंबर प्रश्न है, जिसका मैं बारे में डिस्कस करूँगा। किस पोषक तत्व की कमी के कारण जो होता है एस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाता है? कौन से ऐसे पोषक तत्व जो होते हैं आपको एस्ट्रोमलेशिया रोग का कारण बन जाता है? तो आपको बताना होगा। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट्स एस्ट्रोमलेशिया डिजीज अकर्स, है ना। इस तरह के कौन से न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण जो होता है, डिफिशियंसी के कारण आपको एस्ट्रोमलेशिया रोग हो जाता है। तो एस्ट्रोमलेशिया रोग के लिए आपको विटामिन डी की प्रेजेंटेशन कम हो जाती है।
विटामिन डी का प्रेजेंटेशन कम हो जाएगा तो आपको स्टोमलेशिया रोग हो जाएगा। और कोई ऐसे चीज़ें हैं तो विटामिन डी की कमी से, तो किस विटामिन की कमी के कारण, मैं एक बार और प्रश्न कर सकता हूँ, ये दूसरा बार प्रश्न है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने का तरीका था। मैं एक बार पिछला जो प्रश्न करवाया था जिसका नाम था किस विटामिन में की कमी से प्रौढ़ में स्टोमलेशिया रोग हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले के लिए 2 तरह के क्वेश्चन हो गए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक ही तरह के क्वेश्चन हो गए। क्योंकि ज़्यादा प्रिफेयर लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में प्रिफेयर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका सिर्फ एक तरीका से पूछ सकता है और अलग तरीका क्यों बदल देगा, हिंदी मीडियम में लैंग्वेज बदल देगा। तो लैंग्वेज तरह तरह के करते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज एक ही रहेगा, है ना, इस तरह से। चलिए, मानव शरीर के लिए फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। मानव शरीर जो होता है उसके फास्फोरस की दैनिक स्थिति मतलब क्या होनी चाहिए, तो आपको बताना होगा। व्हाट इज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर द फास्फोरस फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा मतलब कि दैनिक स्थिति में क्या मतलब कि क्या होनी चाहिए, क्या ज़रूरी, कितनी होनी चाहिए ज़रूरी आपको। तो फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए 1.2 ग्राम क्या होनी चाहिए, फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। मतलब मैं बात करूं कैल्शियम की उतनी भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की भी उतनी भी आवश्यकता होती है। वो सारी चीज़ें जो है एक साथ बटी हुई है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। 21 नंबर, जिसमें 22 नंबर, 21 नंबर तो हो ही गया। चलिए 22 नंबर में है किसकी कमी के कारण अरक्ता, जिसे एनीमिया के नाम से जाना जाता है, की बीमारी हो जाती है। आपको बताना होगा तो डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज द एनीमिया, कौन से डिफिशियंसी के मतलब कि किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है, तो आपको बताना होगा। तो ये जो होता है एनीमिया रोग जो हो जाता है लौह की कमी के कारण, है ना, लौह की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण। यहाँ पे हो सकता है आयरन की कमी के कारण क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, ये एनीमिया रोग। जैसे कि मैं बात करूं, अगर लौह सबसे अधिक किस में पाया जाता है, लौह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो हरी पत्तीदार सब्जियों में आयरन की मात्राएं जो होती है, और ग्रीन प्लांट्स जो भी होते हैं, और जैसे अगर पालक की बात कर लिया जाए, है ना, किस और जो भी होते हैं उसमें हरी पत्तीदार सब्जियां जो होती है जिसमें आयरन की मात्राएं सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और आयरन प्राप्त करने का अलग और जो भी चीज़ें हो सकती हैं, तो आयरन का अंश जो है अंडा में है, पालक में है, मेथी में है, मेवे में है। ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अरक्ता की तीव्र अवस्था में नेत्र के सामने अंधेरा छा जाता है। जब अरक्ता जो होता है, एनीमिया जब रोग हो जाता है तो क्या होता है, रक्त मतलब कि आँख के सामने अंधेरा छाना लगता है और चक्कर भी आने लगता है और भूख नहीं लगना, ये सब सारे इसके सिम्पटम्स होते हैं, है ना। जो अगर भूख नहीं लगता है और मतलब चक्कर आता है और तीव्र अवस्था में नेत्र के सामने अंधेरा छा रहा है, तो आपको क्या है, एनीमिया रोग हो गया है। तो आपको इस तरह के कोई भी सिम्पटम्स दिखाई दे तो आपको एनीमिया है। ठीक है, तो उससे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। चलिए थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन से पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन जो होता है आपको बताना होगा, विच न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड्स। कौन से ऐसे जो थायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, उसके संश्लेषण के लिए कौन से पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आपको बताना होगा कौन से ऐसे पोषक तत्व। तो आपको आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आयोडीन। कोई बच्चे कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में नहीं कराते हैं, इंग्लिश में नहीं कराते हैं, तो मैं आज इंग्लिश में ही कराया हूँ। ठीक है, चलिए ये डेली इंग्लिश में ही होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ डेली का डेली, किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है, आपको बताना होगा। तो किसकी कमी के कारण जो होता है घेंघा रोग होता है, डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज द गोइटर डिजीज, है ना। गोइटर डिजीज जो होता है किसकी कमी के कारण होता है, तो आपको एक घेंघा होता है, एक घोंघा होता है, किसी भी प्रकार के ऐसी प्राणी है जो बरसात की अवस्था में, वर्षा ऋतु की अवस्था में क्या होता है, ये पैदा होता है और वह जब बरसात ख़त्म होती है तो वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा एज होता है 40 मतलब 4 मंथ
ज़्यादा से ज़्यादा एज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं इसको 1 महीने से 2 महीने तक इसको ज़िंदा रखा जा सकता है। लेकिन इसकी जो आयु है निर्धारित बहुत ही कम मात्राएं में की गई है। जैसे मैं कह देता हूँ कि हाथी का जीवन इतना है, लेकिन उसके जीवन का निर्धारण करने के लिए उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं। निर्धारण जो होते हैं मतलब कि उसका आयु का जो लिमिट बताने के लिए कि यहाँ तक ज़िंदा रह सकता है, तो सारी चीज़ें मैं मेरे हिसाब से कहता है कि उसको टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करके बाद उसको बोला जाता है। तो चलिए, किसकी कमी के कारण घेंघा और ग्वाइटर रोग डिजीज हो जाते हैं? तो ग्वाइटर डिजीज होने का कारण होता है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी अगर आपके शरीर में है तो आपको I2 की कमी क्या हो जाती है? आयोडीन की कमी से आपको घेंघार हो जाता है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है जो 25 नंबर प्रश्न में आपको पूछे गए हैं। तो पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में, तो पालक की पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? चलिए, हुज क्वांटिटी इज द मैक्सिमम ऑफ स्पेनिश लिप्स, है ना। स्पेनिश लिप्स जो होता है, स्पेनिश लिप्स उसमें किसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो पालक की मात्रा में सबसे ज़्यादा अधिक, मैंने बोला था कि जैसे लौह का अंश जो है, आयरन का जो अंश जो है अंडा में होता है, पालक में होता है, मेथी में होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? आयरन पाए जाते हैं। आयरन, या आयरन को क्या बोला जाता है? लौह, है ना। ऐसा तरह से आंसर भी दे सकता है लौह, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न है जिसमें जल्दी जल्दी करूँगा, ज़्यादा समय हो रहे हैं। चलिए, रेशेदार खाद्य पदार्थ में हमें मुख्यतः किससे बचाते हैं? कौन से रेशेदार प्रश्न जो खाद्य जो पदार्थ होते हैं वो जो है कैसे बचाते हैं? तो फाइबर्स जो होते, फाइबर्स फूड्स मेनली प्रोटेक्टेड एज द फ्रॉम वाट? किस चीज़ से फाइबर्स जो मतलब कि फूड्स जो होते हैं, फाइबर्स जो फूड होते हैं किस तरह से हमको मदद करते हैं? तो हमें कब्ज के लिए मदद करते हैं, कब्ज, है ना। जैसे पेट में दर्द होना, अनियंत्रित बाथरूम जाना, ये सब सारी चीज़ें जो है कोई भी इसका, तो रेशेदार जो खाद्य पदार्थ हैं इससे कमी कारण हमको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन जो होते हैं आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? विच न्यूट्रिएंट्स इज द नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी इन द बॉडी, है ना। तो आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व की ज़रूरत होती है और हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा मतलब किससे ज़रूरत होती है? तो आपको हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आपको आयरन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आयरन के साथ मिलकर के क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? इसके बारे में भी बताया हूँ कि हीमोग्लोबिन का रंग जो लाल क्यों होता है? एक्चुअली में हीमोग्लोबिन का रंग जो होता है लाल नहीं होता है, वो क्या होता है? तो वो एक एक कारण, मतलब कि जब प्रश्न कहीं कहीं लेवल से जो पूछे जाते हैं, अगर एंट्रेंस लेवल का पूछा जा रहा है, तो अगर उससे ज़्यादा लेवल का पूछा जा रहा है तो प्रश्न का आंसर भी बदल दिया जाता है। लोग कहते हैं ना कि प्रश्न का आंसर एक सेम ही होता है, लेकिन उसका लेवल जब अगर बदलेगा तो प्रश्न का आंसर भी बदल दिया जाता है, ठीक है, मतलब बदल दिया जाता है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं, उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ये जो है ध्यान में रखना चाहिए, वीडियो जब देख रहे हैं तो इस तरह के चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए, आयरन की कमी, आयरन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और आरबीसी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा। चलिए, चाय किस पदार्थ की प्रमुख स्रोत है? चाय जो होती है किस पदार्थ की मतलब कि मुख्य स्रोत है? हाँ, मानव शरीर को अगर चाय जो है किस पदार्थ की सबसे मुख्य स्रोत है आपको बताना होगा। तो आपको 28 नंबर, टी इज़ द मेन सोर्स ऑफ विच मिनरल सब्सटेंस, है ना। तो पोटेशियम का सबसे मुख्य स्रोत होगा, पोटेशियम का। तो मेन सोर्स क्या है आपको चाय का? तो विच मिनरल सब्सटेंस के लिए, मतलब कौन से सब्सटेंस के लिए सबसे ज़्यादा चाय जाना जाता है? तो आपको पोटेशियम के लिए जानता है। पोटेशियम लिख लीजिए, पोटेशियम के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इसमें पोटेशियम मैं लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन आप लिख लीजिए। 28 नंबर का पोटेशियम हो गया। चाय किस अमीनो एसिड का उत्तम स्रोत है? चाय जो है किस अमीनो एसिड का मुख्य स्रोत है? तो विच अमीनो एसिड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ टी? कौन से अमीनो एसिड का सबसे अच्छा उत्तम स्रोत है? तो आपको थाइमिन का, लिख लीजिए, थाइमिन का, थाइमिन का मुख्य स्रोत है। अगला जो है
इसी से लास्ट तक बने रहिए। अभी अब 15 क्वेश्चन और हैं, 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कौन से हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? आपको इसके बारे में मैं बता दूं, लड़ो और हुरो अवड़ो हार्मोन जो है, लड़ना उड़ जाना, ये कौन सा हार्मोन के कारण? तो मैं इसके बारे में और आगे चीज़ें बता देता हूँ। थॉरक्सिन के बारे में, थायराइड ग्रंथि से थॉरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? THSH जो होते हैं वो हार्मोन पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है मैं बता दूं कि थॉरक्सिन क्या है। थॉरक्सिन अगर पूछेगा कि डायरेक्टली डेट मीन्स क्या है, व्हाट इज द थॉरक्सिन? थायरॉक्सिन एक्चुअली है क्या? तो थायरॉक्सिन जो है एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से सिक्रीट होता है, थायराइड ग्रंथि से सिक्रीट होता है। थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र में पेस मेकर कहा जाता है, पेस मेकर कहा जाता है। थायरॉक्सिन को क्या कहा जाता है? पेस मेकर कहा जाता है। स्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है ना। पेस मेकर जस्ट लाइक उसके बारे में कहा जाता है कि उस तरह का काम करता है, तो अंतःस्रावी तंत्र में पेस मेकर कहा जाता है। थायरॉक्सिन को, थायराइड को नहीं, थायरॉक्सिन को कहा जाता है। थायराइड एक ग्रंथि है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। मैं बोल रहा हूँ थायराइड एक ग्रंथि है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। तो कौन से हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन होता है? तो एड्रेनल हार्मोन, मैं इसके बारे में बता दूं। इसका जो विच हार्मोन्स इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है? तो एड्रेनल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए, एड्रेनल है ना, हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिएगा पे एड्रेनल। मैं फिर से लिख देता हूँ, एड्रेनल, इस तरह से होंगे, एड्रेनल हार्मोन पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, स्त्रियों में यौवनावस्था में यौन लक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन से होते हैं? स्त्रियों में जो यौवनावस्था में मतलब कि सॉरी, यहाँ पे यौवन अवस्था में जब एज जो हो जाता है ये 10 या सॉरी ये जो है अदर कंट्रीज़ में ये लगभग, मैं बात करूँ अदर कंट्री का, तो ये जो है आपको 13 वर्ष से लगभग 18 वर्ष की उम्र में यौवन अवस्था का माना जाता है। आपको यौवन अवस्था है, तो यौवन अवस्था में यौन लक्षण के उत्तरदायी हार्मोन कौन से होते हैं? Which hormones is responsible for sexual characteristics in females during the puberty, है ना। इस तरह से कौन से सबसे सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबल जो होता है ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो उसमें कौन सा होता है, क्या होता है? तो आपको ये होता है, आपको आंसर होगा इसका एस्ट्रोजेन। ये सिर्फ एस्ट्रोजेन होता है। लिख लीजिएगा एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजेन। अगला है, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? आपको बताना होगा। विच इज द प्यूटरेट ग्लैंड्स लोकेटेड? कोई प्यूटरेट ग्लैंड्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो प्यूटरेट ग्लैंड्स आपको पता नहीं है। प्यूटरेट ग्लैंड्स जो होता है आपको होता है कहाँ? मस्तिष्क में होते हैं, मस्तिष्क में। लिख लीजिएगा मस्तिष्क में। मैं इसके एक चीज़ें और बात करना चाहता हूँ, इसके बारे में प्रश्न और बताता हूँ। ज़्यादा समय हो रहा है तो उससे क्या नहीं है, लेकिन आपको प्रश्न इससे पूछे भी जा सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमने की प्रक्रिया किस हार्मोन से मोचन की प्रेरित करता है? कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो माँ के बीच, माँ और शिशु के बीच एक ऐसा चूमने और लगने मतलब गले लगने से क्रिया किस हार्मोन का मोचन से प्रेरित करता है? किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटीज़, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का फीलिंग नहीं आता है, कौन से हार्मोन के कारण? तो पुटिक कोपिद पुटु, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ का लगता है, पुटिक कोपोदिक हार्मोन का क्या होता है? ये सिक्रीशन होता है। तो माँ और शिशु के बीच लगने वाले गले और चूमने का कोई फीलिंग जो होता है अलग होता है। चलिए आगे चलते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ना? तो विच ग्लैंड्स इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड्स? मास्टर ग्लैंड्स किसको कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड्स को किसको, तो आपको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है
वो आपको पीयूष ग्रंथि को, प्यूटरेट ग्लैंड्स को, है ना, लिख लीजिए पीयूष ग्रंथि, यहाँ पे लिख लीजिएगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसको हम प्यूटरेट ग्रंथि भी कहा जाता है। हाँ चलिए, थोरैक्सिन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? थोरैक्सिन जो होता है किस ग्रंथ से स्रावित होता है? ग्रंथि से स्रावित होता है। थोरैक्सिन जो होता है आपको, थोरैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय द विच ग्लैंड्स, मतलब कि थोरैक्सिन विच ग्लैंड्स मतलब किससे स्रावित होता है? थोरैक्सिन मैंने बताया कि थोरैक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, मैं इसके आगे भी बता चुका हूँ, तो आपको थोरैक्सिन होगा थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, लिख लीजिएगा थायराइड। आपको ये इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा थायराइड। चलिए आगे जो है, बच्चों में थोरैक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जब बच्चों में थोरैक्सिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉजेड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ थोरैक्सिन इन चिल्ड्रेन। डिफिशियंसी हो जाती है थोरैक्सिन का इन चिल्ड्रेन में, चिल्ड्रेन में डिफिशियंसी हो जाना थोरैक्सिन का कौन से विटामिन का, मतलब कि कौन सा रोग का कारण बन सकता है? तो बच्चों में आपको अगर हो जाता है तो इसको अगर हिंदी में बोलते हैं अवटुंबनमता, अवटुंबनमता इसको बोला जाता है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको CRETINISM, टेनिज्म। मुझे बोलने नहीं आ रहा था इसलिए मैं वो बोल दिया, लिख दिया सिर्फ, तो लिख लीजिएगा स्पेलिंग CRETINISM, ठीक है, इसको बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ कुछ ऐसे होती हैं ना चीज़ें कि स्पीच थेरेपी आपको करना होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे स्पीच थेरेपी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये वर्ड मुझे नहीं बोलने आ रहा था, और कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हिंदी में भी हैं जिसे मुझे ज़्यादातर नहीं बोलने आते, लेकिन मैं ज़्यादातर बोलता हूँ सिर्फ ये हो जाए हिंदी ही, जो मगधिया लैंग्वेज जो होते हैं वो मैं बोलता हूँ, तो इससे ज़्यादा क्लास में भी यही बोलता हूँ। तो कौन से हार्मोन हड्डियों को विचातन में कम करता है और तथा मूत्र में कैल्शियम उत्सर्जित करता है ना, कौन से ऐसे हैं चीज़ें? तो विच हार्मोन्स रिड्यूस द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड इंक्रीज द एक्सट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। एक्सट्रेशन करता है, उत्तेजित करता है किस में? कैल्शियम को, निकलता है कैल्शियम को यूरिन के सहारे, है ना, कैल्शियम ज़्यादा निकलता है, और इंक्रीज करता है किसको? बोन को, है ना। तो इसमें कौन से होंगे, आंसर बताना होगा। टोटो 36 का आंसर होगा इसमें, आपको इसमें होगा कौन सा हार्मोन जो होता है इसमें, तो ये है कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है, कैल्सिटोनिन लिख लीजिए, इंग्लिश में भी यही होगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, वो क्या करता है? विचातन को कम करता है, हड्डियों में विचापन जो होता है, बीच जो घनत्व जो होता है उसको कम करता है, और मूत्र में कैल्शियम की उत्सर्जन करता है ना। यहाँ से हो गया। कौन सा हार्मोन शिशु के स्तनों में दूध स्रावित करता है? जो शिशु के लिए दूध स्तनों में स्रावित करता है, कौन से ऐसे ग्लैंड जो होते हैं, ठीक है। आपको 37 नंबर, तो विच हार्मोन सिक्रीट द मिल्क इन द ब्रेड्स फॉर द बेबी। और माँ के स्तनों से दूध का मतलब कि स्राव करवाना बच्चों का कौन से हार्मोन ऐसा सिक्रीट करता है कि माँ के स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाता है? तो ये जो है 37 नंबर आपको हो जाता है कि लैक्टोजेनेटिक हार्मोन जो होता है, LTH बोला जाता है इसको, लैक्टोजेनेटिक हार्मोन, लिख लीजिएगा लैक्टोजेनेटिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक लैक्टोजेनिक हार्मोन लिख लीजिएगा। लैक्टोजेनिक हार्मोन स्रावित होता है जिससे माँ के स्तनों से दूध का स्रावन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? आपको बताना होगा 38 नंबर, कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो आपको बताना होगा विच ग्लैंड्स डिस्पेयर इन ओल्ड एज, मतलब कि ख़त्म हो जाता है, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है। तो बोलते हैं लोग कि यहाँ से यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से डायनासोर का लुप्त हो जाना क्या था?
वायुमंडल में परिवर्तन, एक ही तरह का वायुमंडल रहता, मतलब कि जैसे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी ही रहता, तो डायनासोर यहाँ टिक सकते थे। लेकिन एक तरह के वायुमंडल नहीं रहने के कारण क्या हो गया, डायनासोर धीरे धीरे लुप्त होते गए। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य का जो बढ़ोतरी होते गया, लोग अच्छे इक्विपमेंट बनाने लगे, अपने सहायता के लिए चीज़ें बनाने लगे, तो क्या हो गया, इन्वायरमेंट में चेंजेज आने लगे। पहले क्या था कि सर्दी हो रही है तो सर्दी हो ही रही, बरसात हो रही है तो बरसात हो ही रही है। तो इन्वायरमेंट में चेंजिंग कब आया, जब मनुष्य का पैदा होना शुरू हुआ और लोग अपनी ज़रूरतों को, चीज़ों को बनाने लगे, उससे पोल्यूशन निकलने लगा, तो मौसम तेज होने लगा और चीज़ें जो है ज़्यादातर होने लगी। ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धावस्था में गायब हो जाती है, तो थाइमस ग्रंथि क्या होती है, वृद्धावस्था में गायब हो जाती है। थाइमस ग्रंथि से गायब होने से कारण क्या होता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा। मैं अल्जाइमर के बारे में बताया था कि अल्जाइमर रोग जो होते हैं, एक चीज़ें बताई थी अल्जाइमर के बारे में, जिसमें अल्जाइमर जो होता है 60 वर्ष से अधिक लोगों को तंत्रिका तंत्र को संबंधित करता है, जिसमें अल्जाइमर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो ये भी डिफिशेंसी जो होती है आपको यही तरह से होती है ओल्ड एज में। थाइमिन के कारण क्या होता है, आपको वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है थाइमिन, है ना। इंसुलिन का अंतिस्रावन से, मतलब 39 नंबर, इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन ज़्यादा अगर स्रावन हो रहा है तो क्या होगा, कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो क्या होगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो आपको ये बीमारी हो सकती है जिसका नाम है आपको इंसुलिन का सबसे ज़्यादा अतिस्रावन जो होगा तो हाइपोग्लाइकेमिया एक बीमारी है। हाइपोग्लाइकेमिया लिख लीजिए, हाइपोग्लाइकेमिया मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इसको इंग्लिश हिंदी में लिख लीजिएगा, हाइपोग्लाइकेमिया, है ना। हाइपोग्लाइकेमिया ये एक रोग होता है, ग्लाइसेमिया एक रोग होता है, ग्लाइसेमिया एक रोग होता है, हाइपोग्लाइकेमिया एक रोग होता है जिसकी के कम ज़्यादा स्रावन, इंसुलिन का अतिस्रावन से ये रोग हो जाता है। मतलब ज़्यादा स्रावन हो रहा है तो सब रोग होगा, कम स्रावन हो रहा है तो रोग होगा, तो नॉर्मल है तो अच्छा है। तो चीज़ें कोई भी हो, मैं बार बार वीडियो में कहीं न कहीं बताते रहता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ अगर सबसे ज़्यादा हो रही है तो आपको अंदर कुछ ना कुछ पैदा करने की कोशिश कर रही है। कौन सा हार्मोन रक्त के दबाव को ठीक करता है, कौन से हार्मोन जो पाए जाते हैं हमारे बॉडी में वो रक्त के दबाव को ठीक करता है। तो आपको बताएं, विच हार्मोन्स रेगुलेटेड ब्लड प्रेशर, कौन से हार्मोन ब्लड को, रक्त को दबाव को ठीक करता है। तो आपको ये पता ही होना चाहिए, रक्त के दबाव को नियंत्रण करने के लिए आपको कौन से हार्मोन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आपको मैं बता दूं, को एड्रेनलिन एक ग्रंथि है, इससे क्या होता है, उससे एड्रेनलिन एक ग्रंथि है जिससे एड्रेनलिन एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसका ये काम ही होता है कि रक्त के दबाव को कम किया जाए। रक्त के दबाव को, जो प्रेशर है, जो हमारा हार्ट है क्या है, रक्त के दबाव को ज़्यादातर क्या होते हैं प्रेशराइज करके अंदर बाहर निकालते हैं। इतना प्रेशर होता है कि अगर आर्टरीज नहीं हो, अगर हमारे अंदर होते तो क्या होता है, ब्लड बाहर फेंक देता है, इतना प्रेशर होता है। कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक ना एक मोटा मोटा पाइप, मतलब कोई भी पानी को अगर लेना चाहिए, प्रेशर से अगर पानी फेंकवाना है तो आपको क्या हो ना, छोटा वाला पाइप लगा देंगे, नहीं बड़ा वाला पाइप लगाएंगे, वो भी मजबूत पाइप लगाएंगे। तो मजबूत पाइप लगाने के लिए क्या होता है, ज़रूरत होती है। तो इसी में हार्ट की ज़रूरत इसी तरह से होती है कि ब्लड को, दबाव को, प्रेशर को कम करने के लिए। ब्लड अगर प्रेशर कम नहीं होगा तो ये जो है आर्टरी फट जाएंगे। आर्टरी का एक लिमिटेशन है कि इतना ब्लड प्रेशर तक आपको हो सकता है। तो 200 अगर ब्लड प्रेशर है तो आर्टरी बर्दाश्त कर सकता है, अगर 200 से कम है उस तब भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन 200 से ज़्यादा है तब आर्टरी फटेगा और कहीं ना कहीं उसको ब्लॉकेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा, ये सारी चीज़ें जो पैरालिसिस हो जाएगा, किसी भी तरह से कहीं कहीं ब्लॉकेज हो जाएगा, लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से है। तो इसमें कौन सा हार्मोन का दबाव सबसे ठीक करता है, तो ये जो है ये लिख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें, मैं बताता हूँ एक बार फिर से, ये होगा इसका एड्रेनलिन, लिख लीजिएगा एड्रेनलिन एक ग्रंथि है जिसमें क्या होता है, आपको ये ठीक करता है हार्मोन को। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है,
आपको ह्यूमन बॉडी में सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सी एंडोक्राइन्स जो होते हैं मतलब कि हैं कौन से अंदर, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। लिख लीजिएगा, मैं ज़्यादा जल्दी आगे कराऊंगा। थायराइड ग्रंथि जल्दी जल्दी कराता हूँ क्वेश्चन। ठीक, कौन सी ग्रंथि अश्रु टीयर्स स्रावित करती है, बीच ग्लैंड्स आर सिक्रीट द टीयर्स, माने आंसू स्रावित कौन करता है, कौन से ग्लैंड से स्रावित करते हैं, तो आंसू जो होता है लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करता है। लैक्रिमल लिख लीजिएगा, लैक्रिमल लिख लीजिएगा, लैक्रिमल ग्रंथि होती है, लैक्रिमल एक ग्रंथि होती है, क्या करता है, आंसू स्रावित करता है हमारे आँखों से। ठीक है, चलिए, रक्त का दबाव नियंत्रण करता है, कौन रक्त का दबाव नियंत्रण करता है, तो आपको इसका जो है हिंदी आ गया, इंग्लिश आ गया, अगर पीडीएफ जरूर कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी पीडीएफ है। ठीक है, तो रक्त का दबाव जो है कौन नियंत्रित करता है, तो रक्त के दबाव को नियंत्रित करने के लिए 2 बार प्रश्न आ चुके हैं। रक्त को दाब को नियंत्रित करने के लिए क्या होगा, अधिवृक्क है ना, अधिवृक्क करता है। चलिए, सर्वप्रथम परिसरण तंत्र और का अध्ययन किसने किया था, सर्वप्रथम जो होता है परिसरण तंत्र जो होते हैं उसका अध्ययन किसने किया था, हु फर्स्ट स्टडीज द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, फर्स्ट स्टडीज जो किया था किसने किया था ब्लड सर्कुलेशन का, तो किया था विलियम हार्वे ने। लिख लीजिएगा, विलियम हार्वे ने किया था सर्कुलेटरी सिस्टम का, ज़्यादा ये हो गया। स्वस्थ मनुष्य का उच्च एवं निम्न रक्तचाप कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य का जो होता है उच्च एवं निम्न रक्तचाप क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन होगा, जिसका मैं इंग्लिश में बताता हूँ। व्हाट इज़ द हाई एंड लो ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्थ पर्सन, स्वस्थ मनुष्य के लिए, हेल्दी पर्सन के लिए कौन सी मतलब कि क्या ब्लड प्रेशर होनी चाहिए नॉर्मल, तो आपको बताना होगा। अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ ही आपको मिलेगा, पीडीएफ आपको लास्ट तक यहाँ पे, अगर इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह के चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, जिसका नंबर ये है 6201650457, लिख लीजिएगा, ये है 626201650457, ये होगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। लाइव सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिव्यू देंगे अपना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए तब तक